एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में कितना जोर पकड़ रहा है, वोटर के बीच में कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं देवयानी आपसे क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बाकी राज्यों में उठा था। बिहार उसका एक बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल था, वहां पे वोट कटे भी नहीं, लेकिन वहां पे जनता के बीच में वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा नहीं। कई राज्यों में ऐसा रहा। पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो भारी संख्या में लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है, तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा मुद्दा बना है। और एसआईआर के पहले हमने देखा था कि किस तरह से चुनावी मुद्दे जो हैं बंगाल में वो अलग-अलग थे। लेकिन जैसे-जैसे एसआईआर तूल पकड़ता गया, और मैं आपको बता दूं कि एसआईआर का प्रोसेस जब शुरू हुआ, जिस तरह से जितने वक्त कम था और पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म करना था, तो हमने देखा कि किस तरह से एसआईआर के दौरान जो बीएलओ, जो ब्लॉक लेवल अफसर हैं, उनकी मौत हुई है। कुछ मामलों में परिवारों की तरफ से दावे किए गए कि मौत जो है एक्सेसिव काम का प्रेशर था, उसके वजह से हुआ है। कुछ परिवारों का कहना था कि तबीयत बिगड़ गई थी, जैसा मैंने बताया एक्सेसिव कामों के वजह से आत्महत्याएं भी हुई हैं, और उसको लेकर भी परिवारों की तरफ से इस तरह के दावे किए गए, काम का प्रेशर ज्यादा था। तो गरीब आदमी जो है उसके पास एसआईआर को लेकर जिस तरह के कागज जमा करने थे, तो बहुत सारे गरीबों के पास वो कागज भी नहीं थे। तो एक अफरा तफरी का माहौल हुआ। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लेफ्ट की पार्टियां हो या तृणमूल कांग्रेस की पार्टियां, उन्होंने एसआईआर को लेकर किस तरह से बहुत बहुत सहज तरीके से किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है और किस तरह से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, उसको लेकर अपने कैंप भी बनाए। और एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको लेकर ममता बनर्जी बार बार, जैसा मैंने बताया कि चुनावी मुद्दा एसआईआर बन गया, जबकि मुद्दा होना था करप्शन, चुनावी मुद्दा एसआईआर बन गया। लेकिन एक सवाल मेरा इसमें यह है अवधेश जी, एक सवाल मेरा यह है कि अगर एसआईआर चुनावी मुद्दा बन गया है तो इसका दो परिस्थिति हो सकती है। एक परिस्थिति ये हो सकती है कि एसआईआर का एक परसेप्शन ये बना कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, टीएमसी के वोटर के खिलाफ है, इतने लोगों का नाम कट गए तो टीएमसी के वोटर अल्पसंख्यक और एकजुट होकर के जाएंगे वोट डालने के लिए, ताकि देखो जी हमारे फैमिली में दो लोगों का नाम कटे लेकिन इस बार कोई एब्सेंट नहीं होना, हर किसी को वोट डालना है जा करके। एक इसका नतीजा ये हो सकता है। दूसरा नतीजा ये हो सकता है जिनके वोट कट गए वो तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष काफ़ी ज़्यादा एकजुट हो रहा है। ये ध्रुवीकरण जो अगर होगा तो ये फायदा किधर जाता हुआ आपको दिख रहा है अवधेश जी? देखिए लक्ष्मण जी, पहले तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि मैंने बहुत धैर्य से 2-2, 3-3, 4-4 राउंड लोगों को सुना है, कई इशू उठाए हैं जिसमें से आपका एक एसआईआर है। देखिए इसमें 4 इशू महत्वपूर्ण उठा है। देवयानी जी ने कहा कि हिंसा इतनी नहीं होती है। पहला है हिंसा, दूसरा सुरक्षा बल है, तीसरा है एसआईआर और चौथा आपका प्रश्न है। देखिए बंगाल और हिंसा, ये दोनों हिंसा नहीं जघन्य हिंसा पर्याय रहे हैं। मैंने स्वयं वहां, और मैं समझता हूं आशुतोष जी भले नकार रहे हो, वामपंथियों के शासन में साइलेंट और साइंटिफिक रिगिंग देखी। हम लोगों के मित्र कई जगह चुनाव लड़ते थे, बोलते थे कि जाने की ही जरूरत नहीं है। कई जगह एसडीओ की ड्यूटी होती थी बूथ छाप के रख देने का। और ममता बनर्जी ने जब लड़ाई शुरू की, वहां हिंसा, राइटर्स बिल्डिंग के सामने हाथ पर ममता बनर्जी को तोड़ दिया गया, 13 कार्यकर्ता उनके मारे गए। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग ही इसलिए हुई कि वामपंथियों के शासन और इसके पाप अपराध के विरुद्ध कांग्रेस खड़ी नहीं हो रही है। और ममता बनर्जी की स्वयं पिटाई हुई है, उनकी साड़ियां फाड़ी गई नंदीग्राम और सिंदूर की लड़ाई में। लेकिन हमारे देश में यहां क्या था कि यहां का जो एक लिबरलिस्ट खेमा था, उन्हीं वामपंथियों को यहां लाके और प्रगतिवाद का नमूना बताता था। ममता बनर्जी जब जीती तो ममता बनर्जी ने उसी चीज को अपनाया कि भैया इनसे ऐसे नहीं लड़ सकते हैं, इनसे लड़ना है तो इनके हथियार से लड़ना पड़ेगा। तो उनके जो माफिया थे, उनके जो अंडरवर्ल्ड थे, बूथ छापने वाले थे, हथियार बनाने वाले थे, वो सारे इधर आ गए। तो ये वैसे करती रही हैं। वो बीजेपी के पास उतने लोग नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी ने तय किया कि जैसे ये करते हैं उस ढंग से जवाब दो। बीजेपी की रणनीति का पहला पहलू था कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, ताकि वो लोग वोट डालने के लिए निकले, डरे नहीं, कोई अगर घटना हो तो भागे नहीं, उसकी शिकायत करें लेकिन वोट जरूर डाले। दूसरा था कि हम सत्ता में आ रहे हैं, यह विश्वास डालो, तब लोग वोट करेंगे। जो सुरक्षा बल का जहां तक प्रश्न है, देखिए सुरक्षा बल कभी भी जब जाते हैं ना तो लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जो जेन्युइन
जो जेन्युइन वोटर होता है ना, उसके अंदर आप देख लीजिए जो प्रतिक्रियाएं हम लोग सुन रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल से, एक भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है कि सुरक्षा बलों ने कोई गड़बड़ी की है। न तो कांग्रेस ने एक शिकायत दर्ज कराई है, न कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक शिकायत दर्ज कराई है, बीजेपी नहीं कराई है, तृणमूल कांग्रेस ने भी आप देखेंगे तो सुरक्षा बल की औपचारिक शिकायत मुश्किल से 2 3 4 है। तो सुरक्षा बलों ने जबरदस्त वहां काम किया है और इसकी वहां आवश्यकता थी। तो ये है। अब आते हैं तीसरे विषय पर कि ये जो एसआईआर है इस पर हम लोग काफी डिबेट कर चुके हैं। देखिए नहीं, हमको आपने बहुत कम समय दिया, हमने बहुत सुना। 74 लाख नाम तमिलनाडु में कटे, कम नहीं कटा है। वहां ये परिस्थिति नहीं बनी। देखिए जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है उसमें कुछ दोष है कि किसी के मुखर्जी को मुखोपाध्याय लिख दिया, किसी के बनर्जी को मान लो बंदोपाध्याय लिख दिया, लेकिन वो क्लर्क की प्रॉब्लम है, उसका सोल्व होना चाहिए। लेकिन 27 लाख जो कहा जा रहा है ना, 27 लाख लोगों का दावा कराया गया है। ऐसा नहीं कि 27 लाख सारे के सारे के नाम गलत ही काटे गए हैं। तो वो नहीं है कि 27 लाख है, एक भी आदमी का नाम नहीं होता है तो हमारे पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन कोई भी व्यवस्था भारत में करेंगे ना तो थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन जिनके नाम काटे गए हैं उनमें से कितने लोग कहने आए हैं कि मैं जिंदा हूं। 65 लाख ऐसे नाम कटे हैं जो कि मर गए थे, जो कि स्थानांतरित थे, जो रहते नहीं थे। तो 65 लाख लोगों के नाम पर 85% वोट कौन डालते थे बंगाल में? बीजेपी की हैसियत तो नहीं थी फर्जी वोट डालने की। उस 65-70 लाख में से मैं 25 लाख मान भी लेता हूं तो 70 लाख में से 85% वोट डाले गए। कौन डालता था?